जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को कहां तक समझा दिया था? मैंने तुम लोगों को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर समझा दिया था। आई होप कैपेसिटर सीरीज में, कैपेसिटर पैरेलल में, हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स लगे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी उसकी। और इसके अलावा मैंने तुम्हें एनर्जी डेंसिटी भी समझा दिया था, और शायद मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया था कि दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कितना होता है। और एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें एक प्लेट को डी से 2D डिस्टेंस तक ले जाने पर कितना वर्क डन करना पड़ता है। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? ये तो सबको क्लियर है ना? A is the area of plates, D is the distance between the plates। सही है। लेकिन अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूं या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेस कर दूं तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आज हमें ये पढ़ना है। ये अभी नहीं आया, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर मैं पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल देता हूं तो उससे कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज हमें वो पढ़ना है। तो उससे पहले मैं तुम्हें डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझा देता हूं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक जानते हो या भूल गए? मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में भी बताया था। What do you mean by dielectrics? चैप्टर 1 में मैंने तुम्हें कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और सेमी कंडक्टर, इन सबकी डेफिनेशन समझाई थी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैप्टर 1 के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से लेक्चर 1 या 2 में हमने यही पढ़ा था। लेकिन क्योंकि अब प्रॉपर हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो मैं तुम्हें एक बार और समझा देता हूं। क्या होता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक होता तो कुछ कुछ इंसुलेटर के जैसे ही है, पर ये अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करवा नहीं सकता। यानी इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो नहीं हो सकती। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम चार्ज कर सकते हैं। यानी कि a substance through which electricity या electric charges cannot flow नहीं कर सकते। It can be charged, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ये भी समझ गए? चार्ज कर सकते हैं, इसके सरफेस पर चार्ज एक्वायर कर सकते हैं, पर चार्ज इसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू these substances और the dielectric, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो, और इसके अलावा they can be charged, और जो चार्ज होता है and charge acquire on its surface, electric field can pass through the dielectric। या हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डेवलप्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, माइका एक्सेट्रा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
ये भी मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में बताया था। अगर मैं इसको इतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे दूं या इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास कर दूं कि ये इंसुलेटर से कंडक्टर अगर बन जाए, उस लिमिट तक, उस हद तक तो ये इंसुलेटर है, उसके बाद ही क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो वो जो लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ये पेन है, ये एक इंसुलेटर है, पर इससे हाई वोल्टेज का तार को टच करूंगा, वायर को टच करूंगा तो ये कंडक्टर बन जाएगा। तो कोई लिमिट होगी ना कि वहां तक तो ये इंसुलेटर है, और उस लिमिट से ज्यादा वोल्टेज मिल गया तो क्या बन जाएगा, ये कंडक्टर। तो वो जो लिमिट है दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बच्चों बात समझ में आ रही है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can exist inside the dielectric, below which it behaves like an insulator, and above which its insulating property converts into कंडक्टर। समझ में आया ना? एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है और जिसके बाद ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में आइडिया लगा? या प्लास्टिक भी लिख सकते हो, या पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर भी आ गए। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में एक बात और समझ लो। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तो हमको डाइलेक्ट्रिक ही डालना है ना, तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में एक और बात समझ लो। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? नाम से वो समझ में आ रहा है, पोलर पोलर। अगर पोलर नहीं आ रहा तो नॉन पोलर ही समझा दो भाई। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? जहां पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्थ साउथ, बीजेपी वाले और कोई दूसरी पार्टी वाले, पोल्स बन गए ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉन पोलर का मतलब क्या है कि पोलैरिटी जनरेट हो ही नहीं रही, और पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी जनरेट होने की संभावना है या है वहां पे। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, और अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? मैं ये तो नहीं कहूंगा टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, पर हाँ ये कंफर्म है कि पोलैरिटी जनरेट। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि such molecules whose positive charge coincides with negative charge due to symmetric nature of molecule are called non-polar dielectrics. Non-polar dielectrics. एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, तो सिमेट्रिक है तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी।
जैसे H2 का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, N2 का, और बताओ Cl2, F2 एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स में तुम्हें लगता है पोलैरिटी कभी जनरेट होगी? नहीं होगी ना। तो ये सारे क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझ गए? अब मुझे ये समझाना पड़ेगा या समझ गए? अच्छा एक मिनट, इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बच्चों? इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? अरे भाई वीडियो में देखना, ये आ रही है लास्ट की लाइन, ये कट गई? आ रही है ना? जब पोलैरिटी जनरेट ही नहीं हो रही तो पोलैरिटी को नापते किसमें? डाइपोल मूवमेंट में। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये समझाना पड़ेगा या समझ गए? इसका उल्टा कर दो, यानी कि एक काम करते हैं, यहां पे लाइन डाल देते हैं। Some molecules, ये मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है? इसका मत ऐड कर देना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। Some molecules which are, ये जो तुम पीछे खुसुर पुसुर कर रहे हो ना, वो सारी आवाजें आ रही। तुम्हें पीछे इसलिए भेजा गया है ताकि क्लासरूम में ना सारे बच्चे आराम से बैठ पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया पीछे जाके बातें करने का, या मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इसमें भी इतना रिफ्लेक्शन आ जाता है कि दिख जाता है किसकी गर्दन भी हिल रही है। बात समझ में आ गई? कुछ हासिल हो रहा है ऐसा करके? मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ना इधर देख लो, और मस्ती मजाक जो है ना क्लास के टाइम पे मत किया करो, उससे पहले, उसके बाद में, या पॉज कर देता हूँ तब कर लिया करो। समझ गए यार? ये मैं ना कोई रट के तो आया नहीं घर से, मैं सोच के बना रहा हूँ। अब मैं कोई इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं, ये इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरी कोशिश ये है कि इसमें कोई की पॉइंट रह ना जाए, ये गलत ना हो जाए, कोई वीडियो देख के हंसे ना ये क्या लिख दिया, और मेरा मैसेज कन्वे हो जाए। उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और अगर तुम थोड़ा ध्यान से देख लोगे ना भैया इसको, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इतनी इजी लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपको एक बार में याद हो जाएगा। आगे बात समझ में? करूं कंटिन्यू? सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर asymmetric in shape, some molecules which are asymmetric in shape have some intrinsic या spontaneous dipole moment। यानी बच्चों इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा क्या वो जीरो होगा? क्यों भाई? जीरो नहीं होगा। समझ गए ना? क्योंकि ये असिमेट्रिक इन शेप है, और अगर ये असिमेट्रिक है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज coincides with negative charge। एग्जाम्पल भी बता दो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। HCl, बहुत बढ़िया। H2O, CO2, और बोलो NH3। समझ गए? तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार का हमें कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक लेना है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर देना है, और उससे हम ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा टोटल कैपेसिटेंस पे ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, कोई दिक्कत? और वीडियो प्ले करके लिखोगे तो एक बार और सुनने को मिल जाएगा, तो याद भी हो जाएगा। चले आगे। अब हम लोग कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उठाकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे और देखेंगे कि कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर मतलब आप ये समझ लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो भी स्पेस है ना, पूरा टोटल स्पेस, उस पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ गया है। व्हेन द एंटायर स्पेस inside the parallel plate capacitor is filled with dielectric substance। ये टॉपिक है हमारा, ये पूरा प्रॉपर टॉपिक है, समझ गए? तो चलो भाई शुरू करते हैं। मान लो बच्चों ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है? इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है? ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके बीच में पूरा का पूरा स्पेस, मतलब बिल्कुल भी जगह मैंने खाली नहीं छोड़ी। क्या भर दिया मैंने? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। मान लो बच्चों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। अब मुझे ये बताओ, ये जो प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। इस पर चार्ज क्या है? प्लस क्यू। इस पर चार्ज, इसका एरिया भी सेम ही होगा। तो जब यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था? हाँ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, हाँ या ना? यानी इस डायरेक्शन में बच्चों कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। क्या जा रहा है? ई नॉट मतलब ये समझ लो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था। क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तब यहाँ एयर या वैक्यूम था, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? ई नॉट। कोई दिक्कत? और इस ई नॉट की कोई मुझे वैल्यू भी बता दो भैया। सिग्मा बाय, सही है गलत? किधर जा रहा है ये? इधर जा रहा है। भाई मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर चार्जेस होंगे या नहीं होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हर बॉडी के अंदर होते हैं, दोनों होंगे। इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा? डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस है ना, उनमें सेपरेशन होना स्टार्ट होगा या नहीं होगा? इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा इधर, और डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा वो इधर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो जैसे प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, क्या इसकी भी कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी? हाँ, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा आई प्लस, और प्लस का सिग्मा आई, इसका है माइनस का सिग्मा आई। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सिग्मा आई और सिग्मा माइनस का सिग्मा आई क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। समझ गए बच्चों? चेक करो, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है डाइलेक्ट्रिक का और इधर नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? उल्टा जाएगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्या है? ई आई, एंड ई आई विल बी सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? डाइलेक्ट्रिक वही होता है ना जिसमें चार्ज का सेपरेशन होता है, तो चार्ज का सेपरेशन हो गया, HCl, H2O ऐसे ही तो होते हैं। तो चार्ज का सेपरेशन हुआ क्यों?
क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज था उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर के चार्ज का सेपरेशन हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो इससे ये बताओ कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, हमको ये चेक करना है। समझ में आ रहा है? ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब के क्या होता है बाद में बात करेंगे। देखो भाई, when the entire space is at the parallel plate capacitor is filled with dielectric substance whose dielectric constant is capital K। समझ में आ गया? अब फटाफट बता दो ये सब जो टर्म्स मैंने यहां पर लिखे हैं ना, ये बता दो क्या है। प्लस माइनस सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे ख्याल से यहां पर ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर दो यार। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों, प्लस माइनस क्यू क्या है? चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा बच्चों, ए क्या है? एरिया ऑफ, तो डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अच्छा, और कोई टर्म तो नहीं रह गया यहाँ पे? अच्छा एक मिनट, सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा आई क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा प्लस हाँ ठीक है, उस पर क्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चों चार्ज की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक पर चार्ज क्या होगा? प्लस क्यू आई माइनस क्यू आई। हाँ या ना? जैसे इसको क्यू बोल रहे हो इसको क्यू आई बोल दो, तो प्लस माइनस क्यू आई क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज, सरफेस नहीं है सॉरी, चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक ऑन ईदर साइड। और कोई टर्म रह तो नहीं गया मिसिंग? चेक कर लो। सही है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ई नॉट क्या है? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर और वैक्यूम, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर और वैक्यूम। तो बच्चों ई आई क्या है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक? नहीं। ई आई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला तो क्या क्या टर्म्स हमारे सामने निकल कर आए, मैंने अभी खाली वही लिखे हैं, तब हमें बाद में ये समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट पड़ा। बच्चों तुम लोग मुझे खुद ये एक बात बता दो कि जो टोटल ई नेट होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। ई नेट, ई नेट निकालने के लिए क्या करोगे? जरा दिमाग लगाओ। अच्छा बच्चों, उससे पहले भी मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं। यहां पर सिग्मा बड़ा है सिग्मा आई से। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो ये बात दिमाग में फिट कर लो। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है
वो बड़ी है एज कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक का सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसका रीजन पूछो। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही तो होता है। इंसुलेटर के अंदर चार्ज का सेपरेशन हो गया है खाली, तो जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर है, क्या एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे? एग्जैक्टली उतने ही आ जाएंगे? नहीं। और जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, क्या एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। डाइलेक्ट्रिक मोर और लेस इंसुलेटर ही होता है। बस ये है कि उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया तो क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हो गया। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि यहाँ पर भी उतना ही चार्ज इकट्ठा हो जाएगा जितना प्लेट्स के ऊपर है, उससे कम ही रहेगा। तो अगर ये कम रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। अच्छा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है तो अब तुम बताओ बच्चों, ई नॉट बड़ा होगा या ई आई बड़ा होगा? दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। प्लेट्स पर चार्ज ज्यादा है तो ई नॉट बड़ा होगा, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज का सेपरेशन तो हुआ है पर वो उतने ज्यादा चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर ई आई की वैल्यू कम होगी। हाँ या ना? पक्की बात है। तो अब मुझे ये बताओ, ई नेट कितना हुआ टोटल फाइनल? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। बड़े में से छोटा माइनस करोगे, हाँ या ना? तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, ई नॉट माइनस ई आई। सही है गलत है? तो माइनस करके क्या आया? अरे माइनस करके क्या आया? अगर आप दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हो तो मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, आपके पास कंपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो आप माइनस कर दो या तो आप डिवाइड कर दो। समझ गए? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो कितने का डिफरेंस है? 400 रुपीज का है ना। तो आपके पास 400 कहां से आया? क्योंकि आपने माइनस करा होगा। लेकिन अगर मान लो मैं डिवाइड कर दूं, आपके पास 500 है, मेरे पास 100 है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5। तो आपके पास मेरे से 5 गुना ज्यादा है, हाँ या ना? तो कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमको इतना तो पता लग गया कि ई नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एयर या वैक्यूम में हुआ करता था। लेकिन जब ई नॉट में से ई आई माइनस हो गया तो ई नॉट की वैल्यू घट गई होगी। तो ई नॉट की वैल्यू घट गई होगी तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया होगा। अब कितना टाइम्स घट गई है वो नहीं पता, बस के टाइम्स घटी तो होगी। मेरी बात समझ रहे हो? आप ई नॉट में से ई आई माइनस कर दो तो भी डिफरेंस आ जाएगा, और इससे यही तो पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हुआ। तो ई नॉट को अगर मैं के से डिवाइड कर दूं तो भी तो हो जाएगा, मतलब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात दिमाग में फिट कर लेना कि यहाँ पर एक नई चीज निकल कर आ गई, के। के क्या है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है बच्चों? के हमको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब के हमको ये बता रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर decreases when dielectric is placed. समझ में आ गया? तो ये जो K है यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया है। कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा मुझे एक और बात बताओ बच्चों, ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई आई की वैल्यू क्या है? सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? क्या ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी चाहिए? हाँ या ना? तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये दोनों वैल्यूज उठा के फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। करें भाई शुरू?
तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब जो है ये दोनों वैल्यूज हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो पुट वैल्यूज ऑफ EI एंड E नॉट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट करना जरा बच्चों, E नेट कितना हो गया? तो E नॉट की जगह क्या पुट करोगे बच्चों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू माइनस EI सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू E नॉट बाय K, और E नॉट की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अब मान लो मुझे यहाँ से चेक करना है सिग्मा I की वैल्यू क्या है, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको इधर भेज दो, ये इधर आ जाएगा। तो सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीनों में एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो कॉमन लेके काट दूं बच्चों की तरह, या समझ गए? समझ गए ना? तो सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय K माइनस 1। मेरी बात समझ? एक सेकंड, ये इधर आ गया ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। बच्चों देखो एक मिस्टेक हो गई थी। ये नेगेटिव वाला टर्म इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये टर्म इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये टर्म नेगेटिव का होगा। अब इन दोनों में से मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस 1 बाई K, सही है? तो चेक करना क्या आया। सिग्मा I इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई K। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? सिग्मा I सरफेस चार्ज डेंसिटी है डाइलेक्ट्रिक की, और सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब जरा चेक करो, सिग्मा I अगर सिग्मा के इक्वल होता तो बराबर हो गया होता दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर मैंने क्या बोला था? सिग्मा I सिग्मा से छोटा है। बच्चों सिग्मा का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से भी कर दूं तब भी ये बराबर माना जाएगा। बच्चों सिग्मा का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 माइनस समथिंग से कर दूं, समथिंग, तो 1 बाई K को आप डिवाइड करोगे डेसिमल में कुछ आएगा। अगर 1 में से मैं कुछ माइनस करूंगा तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, और 1 से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई जब सिग्मा से करूंगा तो सिग्मा I की वैल्यू सिग्मा के बराबर रहेगी या घट जाएगी? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर से समझाऊं। इसका मतलब सिग्मा I सिग्मा से छोटा हो गया, तो यही तो मैंने लिखा था। बात समझ में आ गई भाई? अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी बराबर है, अगर 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो डेसिमल में 1 से तो छोटा हो गया ना। अब 1 से छोटे नंबर से जब सिग्मा को मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा से छोटी वैल्यू आएगी, तो सिग्मा I सिग्मा से छोटा है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कंफर्म है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जनरेट होगी वो पैरेलल प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी से कम होगी। कोई दिक्कत नहीं? समझे? तो यहां से बस ये रिजल्ट निकला कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक is less than surface charge density of parallel plate capacitor। यानी सिग्मा I is less than सिग्मा। और देखो बच्चों ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, पहले मैंने ये लिखा था, उसके मैंने इरेज करके ये लिखा है, तो ये वाला पार्ट इसके नीचे आएगा। समझ गए? कर लोगे? ठीक है, चले आगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया? बढ़ गया है घट गया? घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया या घट गया? घट गया ना भाई। E नॉट इधर जा रहा था, EI इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो उसको कहीं ना कहीं रोक ही रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गया। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ता है। भाई दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी तो है ना, ये इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव है, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा। बच्चों पहले एक बात ये दिमाग में फिट कर लो, सी नॉट कैपेसिटी, मान लेते हैं सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं पैरेलल को अब से ऐसे बनाऊंगा, इन एयर और वैक्यूम। और सी क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस को सी मान लेते हैं, और जब एयर या वैक्यूम था तो सी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा हमको ये देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ E का फॉर्मूला क्या होता है, dV by dr, हाँ या ना, माइनस का। पर माइनस का साइन तो इसलिए है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, हाँ या ना। तो अगर हम माइनस का साइन ना लगाएं और मुझे dV अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू dr। ये तो याद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो माइनस में इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्शन अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बच्चों बोथ साइड, तो जरा चेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीवी इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटू dr हो जाएगा। dv का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई इंटू dr। dr का मतलब होता है डिस्टेंस, तो दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, d। सही है गलत, मेरी बात समझ में आ रही है। याद रखना जब मैं नॉट लगाऊंगा तो वो एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कैपेसिटेंस है, और जब सिर्फ C लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, विद डाइइलेक्ट्रिक। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं V नॉट लिखता हूं इसके बाद से, V नॉट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल। देखो भाई पूरा वर्ड्स में लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। तो V नॉट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द एयर और वैक्यूम। तो क्या यहां पर E नॉट इंटू डी हो जाएगा, हाँ या ना, यानी कि विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। और बच्चों अगर मैं V की बात करूं तो विद डाइइलेक्ट्रिक, तो कुछ भी नहीं होगा, E नॉट बाई के हो जाएगा बस खाली, क्योंकि D तो उनके बीच में तो नहीं है, D में तो कोई चेंज आया नहीं, बस खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो गया था। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, ये है विद डाइइलेक्ट्रिक, मतलब कि ये नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ओरिजिनल वाला है जो पहले था विद एयर और वैक्यूम में, ये विद डाइइलेक्ट्रिक है। तो आप क्या पता लगा पा रहे हो, बढ़ गया या घट गया, चेक करो। V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V नॉट। तो चेक करना, E नॉट इंटू डी न्यूमरेटर में है ना, तो क्या इन दोनों की जगह V नॉट बाई के लिख सकता हूं। तो ये जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है विद डाइइलेक्ट्रिक, V है ना, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस between plates also decreases with या by k times। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई। अब तो ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं क्यों इन्होंने डाइइलेक्ट्रिक डाला। चार्ज डेंसिटी घट गई, चार्ज घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, पोटेंशियल भी घट गया। तो भाई क्यों डाला आपने डाइइलेक्ट्रिक, इससे अच्छा मत ही डालते, फायदा क्या हुआ। अब जरा एक बार चेक करते हैं कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि यहां पे कर देता हूं, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो भी देख लेते हैं भैया एक बारी। पहले मुझे बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे इतना खतरनाक फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू Q बाय V ही तो होगा। वो बेसिक वाला फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो कैपेसिटेंस जरा चेक करते हैं बच्चों। अगर मैं C नॉट की बात कर रहा हूं तो क्या मुझे बताना पड़ेगा C नॉट कौन है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर और वैक्यूम विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक बोल दो, समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से Q बाय V नॉट आएगा। हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और अगर मैं C की बात करूं, नया कैपेसिटेंस, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या आएगा? नया कैपेसिटेंस मतलब चार्ज तो उतना ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज तो चेंज नहीं हुआ ना। तो नया कैपेसिटेंस का वोल्टेज तो नया वाला आएगा, यानी विद डाइलेक्ट्रिक वाले में ये आएगा, यानी V नॉट बाय के। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आया समझ में? भाई यहाँ पे Q बाय V नॉट आएगा क्योंकि C नॉट था, और यहाँ पर क्या आएगा? Q बाय सिर्फ V, क्योंकि विद डाइलेक्ट्रिक है। विद डाई इलेक्ट्रिक हो गया ना, और विद डाइलेक्ट्रिक वाले में क्या हो जाएगा? Q बाय V। V की वैल्यू क्या थी? V नॉट बाय के। V नॉट बाय के। तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो Q बाय V नॉट इंटू क्या हो जाएगा? आया ना? और जरा चेक करो Q बाय V नॉट क्या होता है? C नॉट। तो C विल बी इक्वल टू C नॉट के। अब जरा चेक करो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया या घट गया? क्योंकि डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब ये हुआ, डाइलेक्ट्रिक डालने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। पहले मैं लिख देता हूं, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस बाय के टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ गई। भाई मेरे को एक बात बताओ, चैप्टर के शुरू कैपेसिटर वाले पार्ट के स्टार्टिंग से ही मैंने तुम्हें बता दिया था, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, हाँ या ना? यानी किसी भी कैपेसिटर को आप कितना भी चार्ज दे दो, वो कितना भी चार्ज होल्ड कर ले, उसका जो कैपेसिटी है फैरेड में, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, हाँ या ना? हमने पूरी अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला था कि नहीं? कितना आया था? 711 माइक्रोफैरेड पूरी अर्थ का। और जरा सोचो कैपेसिटर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? हम एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं जो बहुत कम छोटे से स्पेस में ज्यादा चार्ज और एनर्जी को स्टोर करे, हाँ या ना? तो बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। तो अब जरा सोचो कैपेसिटेंस को बढ़ाना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि छोटे से स्पेस में ज्यादा एनर्जी तभी स्टोर होगी जब ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक के डालने से बढ़ गई, यानी वो ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फैरेड में बढ़ जाएगी, पर कुछ तो बढ़ी। छोटे से स्पेस में कुछ तो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हुई, यही हम चाहते थे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, ताकि वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा दिनों तक काम करे, हम डाल देते हैं उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये के टाइम्स क्यों बढ़ी, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, करके दिखाऊं? करूं? कैपेसिटेंस जो है के टाइम्स बढ़ गया है, और इसको एक और तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो। देखो भाई एक बात बताओ, हमको नया वाला कैपेसिटेंस निकालना है, ये वाला, हाँ या ना? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी? Q बाय V, Q बाय V। तो नया वाला कैपेसिटेंस समझ रहे हो ना, विद डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो नया वाला कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वल टू Q बाय V नॉट बाय के, हाँ या ना? अब ये हो जाएगा Q इंटू के बाय V नॉट, सही है?
बच्चों हम अच्छे से ये बात जानते हैं कि V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी होता है, हाँ या ना? पुट कर दो यहाँ पे, C विल बी इक्वल टू Q K बाय E नॉट इंटू डी। बच्चों हम ये बात अच्छे से जानते हैं, E का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E नॉट है ना, तो E नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो C विल बी इक्वल टू Q K बाय D, ये E नॉट की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, कोई दिक्कत? बच्चों हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो C विल बी इक्वल टू Q K एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q बाय A ऊपर आ जाएगा, इंटू D। चेक करो Q से Q कट गया, तो C विल बी इक्वल टू क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K। चेक करो एप्सिलॉन A बाय D क्या था? C नॉट। तब भी तो कैपेसिटेंस के टर्म्स बढ़ गया ना, समझ में आया? तो जो यहाँ पे ये बात तुम्हें याद रखनी है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू के टर्म्स बढ़ जाती है जब भी डाइलेक्ट्रिक उसमें पुट किया जाता है। तो K क्या है? K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप डिफाइन भी कर सकते हो, ये सारा लिख लेना पॉज करके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो यहां से आप चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो बच्चों, K विल बी इक्वल टू C बाय C नॉट, C बाय C नॉट। इसका मतलब क्या है? कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या है बच्चों? कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक filled the entire space, sorry फिर से सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ capacitance of a parallel plate capacitor when it is filled with, when the entire space between the plates is filled with the dielectric, to the capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric in air or vacuum। लिख के दूं या समझ गए? मुझे लग रहा है लिखना पड़ेगा, पक्का ये लिखना है तुम्हें इसको भैया डिफाइन करके। और ये जो मैंने अभी बोला है ना, यहां पर तुम्हें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कॉपी में, पॉज करके सुन लेना, समझ गए? तो बच्चों मेरे हिसाब से आज का टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने तुम लोगों को आज बोला था हम क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। कंप्लीट हो गया? कॉपी में नोट डाउन कर लेना, रिवाइज कर लेना। न्यूमेरिकल्स करेंगे आने वाली क्लासेस में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।